इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए बड़े हादसे की, भारतीयों के अपमान पर घिरी मोदी सरकार की। देखेंगे क्यों चंद्रबाबू नायडू के एनडीए छोड़ने को लेकर उठा सवाल, नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को, जानेंगे इंडिया गठबंधन को लेकर संजय राउत के बड़े दावे को, और बुलेटिन के आखिर में बात फास्ट टैग के नियमों में बदलाव की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप। प्रधान ने तमिलनाडु को राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाने तक फंड देने से किया था इनकार। स्टालिन बोले तमिल लोग इसे नहीं करेंगे स्वीकार। मणिपुर के 10 कुकीजो विधायकों ने बातचीत से समाधान और शांति रोड मैप बनाने की अपील की। लगभग 2 साल से हिंसाग्रस्त प्रदेश में लागू है राष्ट्रपति शासन। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में हितेश मेहता पर कसा शिकंजा। हॉलीडे कोर्ट ने 21 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा। बैंक के साथ 122 करोड़ की धोखाधड़ी के लगे हैं आरोप। आईपीएल 2025 का कार्यक्रम हुआ जारी। 23 मार्च को कोलकाता में खेला जाएगा पहला मैच। केकेआर और आरसीबी के बीच ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा पहला मुकाबला। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए उमड़ी भीड़ के बीच भगदड़ मच गई और इस दर्दनाक हादसे में 18 लोगों की जान चली गई। रेलवे प्रशासन की लापरवाही ने फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। देश की राजधानी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की रात करीब 10 बजे अचानक भगदड़ मच गई। महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ और रेल की लापरवाही के चलते 18 लोगों की जान चली गई। सवालों में मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाम 7 बजे से ही लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। रेलवे की तरफ से ही कबूल किया गया है कि हर घंटे प्रयागराज के लिए 1500 जनरल टिकट जारी किए जा रहे थे। ऐसे में प्लेटफॉर्म नंबर 12 से 15 तक लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। ऐसे में अचानक ही रेलवे ने प्लेटफॉर्म नंबर 16 से प्रयागराज स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया, तो प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ अचानक ही लोग जाने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। बाद में रेलवे की तरफ से 18 लोगों की जान चली जाने की बात सामने आई, जिसमें 14 महिलाओं और बच्चों की जान गई है। प्रयागराज हादसे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला किया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे रेलवे की नाकामी बताते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बदइंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आंकड़े दबाने में जुटी है। संजय सिंह ने कहा कि महाकुंभ में भी लोगों की जान गई, तो सरकार ने घटना को दबाने की कोशिश की। कितने लोगों की जान गई इसकी सही संख्या भी नहीं बताई। विपक्ष की तरफ से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की भी मांग की गई है। फिलहाल सरकार की तरफ से राहत और सहायता का ऐलान किया गया है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि सरकार का मैनेजमेंट क्या घटना को दबाने का ही काम कर रहा है। दिल्ली में हुए इस हादसे को लेकर सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सवाल अमेरिका से भारतीयों की वापसी को लेकर भी उठ रहे हैं। अवैध प्रवासियों से भरे पहले विमान की लैंडिंग के साथ शुरू हुआ विवाद अब दूसरे विमान के आने के साथ ही और बढ़ गया है। मोदी सरकार के रवैये पर तो पहले से ही सवाल उठ रहे थे, अब हरियाणा की सैनी सरकार भी आरोपों से घिर गई है। तो कैसे हुई दूसरी बार अवैध प्रवासियों की वापसी, क्यों तेज हुई बहस, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अमेरिका से भारतीय अवैध अप्रवासियों की वापसी ने देश विदेश में सुर्खियां बटोरी। अमेरिका पर के आरोप लगाए गए और सवाल इस पूरे मामले में मोदी सरकार की चुप्पी पर भी उठे। इस बीच अब 119 अवैध अप्रवासियों के साथ दूसरा अमेरिकी मिलिट्री प्लेन भी भारत पहुंच गया, लेकिन इस बार भी कहानी वही रही। हालांकि इस बार महिलाओं और बच्चों को तो जंजीरें नहीं लगाई गई, लेकिन सभी पुरुषों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर विमान में बैठाया गया था और लगभग 11:30 बजे अमेरिका का C-17 ग्लोबमास्टर अमृतसर में लैंड कर गया, जिसके बाद करीब 5 घंटे की वेरिफिकेशन के बाद पुलिस की गाड़ियों में सभी को घर छोड़ा गया। इस दौरान किसी को भी मीडिया से बातचीत नहीं करने दी गई। ऐसे में एक बार फिर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। पंजाब के सीएम भगवंत मान तो पहले ही अमृतसर में लैंडिंग पर सवाल उठा रहे थे और अब एक बार फिर भारतीयों के इस अपमान को लेकर केंद्र सरकार घिर गई है कि आखिर मोदी सरकार चुप क्यों है। वहीं सैनी सरकार भी आरोपों के घेरे में आ गई है। दरअसल विमान से उतरे हरियाणा के निवासियों के लिए राज्य सरकार की तरफ से अमृतसर एयरपोर्ट पर कैदी वैन भेज दी गई, जिसे लेकर पंजाब की आप सरकार के एनआरआई मंत्री कुलदीप धालीवाल बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने कैदी वैन की वीडियो बनाई और सीधे हरियाणा की बीजेपी सरकार और ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल विज को घेर लिया। उन्होंने सैनी सरकार से इस कैदी वैन को लेकर सवाल किया कि क्या हरियाणा के पास कोई ढंग की बस नहीं है। ये युवा अमेरिका में आरोपी है, हरियाणा में नहीं। वे कोई आतंकी नहीं है। मुझे ये देखकर बड़ा दुख हुआ।
ऐसे में हरियाणा की बीजेपी सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार तक बुरी तरह से घिर गई है। भारतीयों को जिस तरह से जंजीरों से बांधकर लाया गया, उसे लेकर विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने भी गठबंधन सहयोगियों पर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को अपने निशाने पर ले लिया है। तो क्यों नायडू आए बीजेपी नेता के निशाने पर, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 30 सितंबर 2024 की अपनी ही की गई एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए उस पर रिप्लाई किया है और सवाल आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से किए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक के बाद एक दो पोस्ट किए। पहले में स्वामी ने सवाल किया कि चंद्रबाबू नायडू की ओर से अभी तक उनके झूठ का कोई जवाब नहीं आया है, तो दूसरे में पूछा कि नायडू एनडीए कब छोड़ने वाले हैं। यानी पोस्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने पी गुरुज मीडिया की रिपोर्ट तिरुपति लड्डू कंट्रोवर्सी यानी तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर कहा कि अभी तक कोई निर्णायक सबूत नहीं आए, टेस्ट रिपोर्ट खारिज किए गए घी पर थी। दरअसल जिस रिपोर्ट को स्वामी ने शेयर किया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के सार्वजनिक बयान पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि जब घी में जानवर की चर्बी मिलने की पुष्टि नहीं हुई थी और मामले की जांच जारी थी, तो इसे मीडिया में ले जाने की क्या जरूरत थी। जब तक आप खुद इस मामले में कंफर्म नहीं थे, तो फिर इस पर सार्वजनिक बयान क्यों दिया गया। वहीं इसके साथ ही स्वामी ने अगले ट्वीट में पूछा कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए का साथ कब छोड़ने वाले हैं। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी केंद्र सरकार में अहम सहयोगी की भूमिका में है। हालांकि स्वामी के इस बयान पर अब तक चंद्रबाबू नायडू या उनकी पार्टी की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। बीजेपी नेता के बयान ने हलचल तेज कर दी है, तो नीतीश के दिल्ली दौरे को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 2 दिन की दिल्ली यात्रा पर पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी दिल्ली आ गए हैं। जेडीयू के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष का एक साथ दिल्ली आना सियासी चर्चाओं में आ गया है। नीतीश कुमार 17 फरवरी को पीएम मोदी से मिलेंगे और इसके साथ उनकी बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात होनी है। तो क्या है नीतीश की दिल्ली यात्रा का मकसद, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा विशेष विमान से दिल्ली आए हैं। बताया जा रहा है कि एक शादी समारोह में भाग लेने सीएम दिल्ली आए हैं। नीतीश कुमार पीएसओ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर की बेटी की शादी में शामिल होंगे। सीएम के पीएसओ विक्रम प्रवीर हरियाणा के गुड़गांव में रहते हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के अलावा नीतीश कुमार की पीएम मोदी से मुलाकात तय मानी जा रही है। 17 फरवरी को नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिलेंगे और इसके साथ ही नीतीश कुमार और संजय झा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। बिहार एनडीए के नेताओं की तरफ से भी इसके संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के साथ बातचीत का जिम्मा नीतीश कुमार ने पहले ही संजय झा को सौंप रखा था और इसी के चलते वो अपने साथ उन्हें लेकर आए हैं। नड्डा और शाह के साथ होने वाली मुलाकात में सीट बंटवारे पर भी चर्चा होनी तय मानी जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार की कोशिश होगी कि उन्हें एनडीए की तरफ से सीएम फेज भी घोषित कर दिया जाए। साथ ही सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला भी तय कर लिया जाए। भले ही सीटों की संख्या बाद में तय हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे, इस पर जरूर अभी सवाल उठ रहे हैं। वैसे भी नीतीश कुमार की बीजेपी हाईकमान के साथ लंबे समय से बातचीत नहीं हुई है। नीतीश के दिल्ली दौरे पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि नीतीश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो पिछले कुछ वक्त से इंडिया गठबंधन में दरार के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, जिसके बाद राउत ने बड़ा दावा किया है। तो क्या कुछ कहा संजय राउत ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद विपक्षी गठबंधन की एकजुटता पर एक बार फिर से गंभीर सवाल उठे हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने केजरीवाल से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर बयान दिया। संजय राउत ने कहा कि हम आदित्य ठाकरे के साथ अरविंद केजरीवाल से मिलने गए थे। ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। चुनाव जीतने के बाद सभी विजेताओं से मुलाकात होती है, लेकिन एक संघर्षशील नेता हार के बाद दुखी हो तो उससे मिलकर संवेदना प्रकट करना हमारा कर्तव्य था। बातचीत के दौरान उनकी उदासी साफ झलक रही थी। राउत ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन अब ज्यादा एकजुट होगा, क्योंकि सभी ने सबक सीख लिया है। हमने केजरीवाल से कहा कि अगर आप कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ते तो हरियाणा और दिल्ली में नतीजे अलग होते। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी चाहते थे कि आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। इसका परिणाम ये हुआ कि दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी और नुकसान हुआ। केजरीवाल ने खुद ये बात मानी। महाराष्ट्र में भी हम इसी स्थिति से गुजरे हैं। चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं, हमने भी ये सब झेला है। इंडिया गठबंधन मजबूत होता जा रहा है तो हरियाणा में बीजेपी बिखरती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर अनिल विज ने अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद बीजेपी सरकार बैकफुट पर आ गई है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट।
हरियाणा की बीजेपी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और अब अनिल विज की चेतावनी के बाद बीजेपी सरकार बैकफुट पर आ गई है। अंबाला सदर की वार्ड पार्षदों की लिस्ट को लेकर अनिल विज की नाराजगी के बाद संशोधित लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 11 नए नाम जोड़े गए हैं, जबकि 2 उम्मीदवारों के वार्ड बदले गए हैं। दरअसल पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। लिस्ट में से अनिल विज के समर्थकों का नाम काट दिया गया, जिसको लेकर अनिल विज ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो लिस्ट रुकवा देंगे। इसके बाद अनिल विज ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ईमेल कर दिया और कहा कि मैंने पार्टी आला कमान को मैसेज भेज दिया है, अगर मेरे समर्थकों के नाम बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट में शामिल नहीं किए गए तो मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, विदेश चला जाऊंगा। जिसके बाद बीजेपी ने लिस्ट को होल्ड कर दिया था और अब विज की नाराजगी को देखते हुए लिस्ट में संशोधन किया गया है, यानी कि बीजेपी अनिल विज के आगे झुक गई है। बता दें कि अनिल विज लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे पार्टी और उनके बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में बीजेपी बैकफुट पर तो आ गई है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस कदम से दोनों के बीच की तल्खियां खत्म होंगी। और बुलेटिन के आखिर में बात फास्टैग के नियमों में बदलाव की। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स और फास्टैग के नियमों में बदलाव किया है। ये नियम 17 फरवरी से लागू हो रहे हैं। इन नियमों का मकसद टोल टैक्स वसूली को आसान और टोल बूथ पर ट्रैफिक को स्मूथ बनाना है। तो क्या है ये बदलाव, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने टोल टैक्स और फास्टैग के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। ये नियम 17 फरवरी से लागू होने वाले हैं। एनपीसीआई ने पिछले महीने नियमों से जुड़ा एक सर्कुलर जारी किया था। नए नियमों के मुताबिक अगर फास्टैग रीड होने से 1 घंटे पहले तक या रीड होने के 10 मिनट बाद तक ब्लैकलिस्टेड रहता है तो ग्राहक की पेमेंट टोल कलेक्शन के दौरान फेल हो जाएगी। इसके अलावा अगर फास्टैग बैलेंस कम है या फास्टैग किन्हीं कारणों से ब्लॉक्ड है तो भी ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन नियमों की अनदेखी करने पर वाहन मालिक से जुर्माने के रूप में दोगुना टोल शुल्क वसूला जाएगा। बता दें कि फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक स्टिकर होता है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID चिप लगी होती है। इसे गाड़ी की विंडस्क्रीन पर चिपकाया जाता है। ये वाहन चालक के बैंक खाते या फास्टैग वॉलेट से सीधे अटैच्ड होता है। फास्टैग की मदद से टोल प्लाजा पर बिना रुके टोल शुल्क का भुगतान किया जाता है, जिससे समय और ईंधन की बचत होती है। इन नए नियमों से यूजर्स को टोल प्लाजा पर कम समय लगेगा और ट्रैफिक की आवाजाही बेहतर होगी। इसके अलावा यूजर्स को अपने फास्टैग की स्थिति की जानकारी मिलेगी और वो अपने फास्टैग को समय पर रिचार्ज भी कर पाएंगे। तो आज इस बुलेटिन